अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सईदा हॉरर स्टोरी। जी दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सईदा हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। शुरू करते हैं आज की कहानी। रोमियो द गोस्ट किलर अस्करम चंद माही, जिनका बच्चा। उस्ताद, अब हमें यह शहर छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। यह हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। ना काम धंधा मिल रहा है और ना पेट भर के खाना। जब से दादाजी का इंतकाल हुआ है, लोग तो हमें भूल ही गए हैं। दुकान वाले से लेकर ढाबे वाले तक कोई उधार देने को तैयार ही नहीं। सबने एक ही रट लगाई हुई है, पहले वाला चुकता करो, फिर जो मर्जी आकर ले जाना। उस्ताद, सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? उस्ताद, उस्ताद। बादशाह ने मेज के कोने पर सर रखे सो रहे एक खुश शक्ल नौजवान को कंधे से लाते हुए आवाज दी। अल्लाह, कहीं आप भी दादा की तरह गुजर तो नहीं गए? वो भी यहीं ऐसे पड़े पड़े गुजर गए थे। बादशाह बड़बड़ाते हुए बोला, अरे कमीने, कभी तो अच्छा बोल लिया कर। जितनी तेरी जबान चलती है, अगर इससे आधा तू काम कर लेता तो आज हमारा भी गोरियों के डेज में खूबसूरत सा बंगला होता, नीचे ब्लैक करोला होती, सुबह और शाम नाइट क्लबों में गोरियों के बीच झूमते रहते। रोमियो बादशाह की बड़बड़ से परेशान होकर जागते हुए बोला, अरे उस्ताद, यहाँ खाने को कुछ नहीं मिल रहा और आप शेख चिल्ली के जैसे ख्वाब देख रहे हो। बादशाह झंझला कर बोला, गरीब आदमी, तेरी सोच भी गरीबों वाली है। जिस दिन ख्वाब पूरे होंगे, कौन बैठेगा इस दफ्तर में, जिसके पास से गुजरते हुए भी लोग डरते हैं। रोमियो ने डांटते हुए कहा, हकीम विलायत अली नाम के हकीम थे, मगर हिकमत से इतनी दूर थे जैसे सूरज जमीन से। नमाजी मुफ्ती आदमी थे। एक दिन पड़ोस में किसी औरत को जन चमट गए। बहुत सारे आमिल और पीर आए, जन निकालते निकालते वो सब आजिज आ गए। खैर, घूमते घुमाते हकीम साहब भी वहां पहुंच गए। अल्लाह जाने क्या पड़ा कि जन कानों को हाथ लगा के भाग खड़े हुए। बस इस दिन से हकीम साहब पूरे शहर में जनों के हवाले से ऐसे मशहूर हुए कि मरते दम तक वे जन ही निकालते रहे और लोग खुशी से जो नजर न्याज देते इससे गुजारा कर लेते। एक दिन जैसे सुबह सवेरे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए निकले तो दरवाजे पर दो नन्हे मुन्ने बच्चों को पाया। पहले तो समझे कि ये जिनों की कोई शरारत है, मगर बाद में पता चला कि ये तो इंसानों के ही बच्चे हैं। मस्जिद में ऐलान करवाया गया, जहाँ तक मुमकिन हो सका पूछ-गूछ की, मगर बच्चों का कोई वाली वारिस सामने न आया। तो हकीम साहब ने खुद से बच्चों की परवरिश करना शुरू कर दी। एक का नाम मोहम्मद बादशाह और दूसरे का नाम मोहम्मद रूमी रखा। बादशाह बड़ा होकर भी छोटा रह गया, मतलब कि वो पुस्ता कामत निकला। उसमें आम में जैसे कोडू कहते हैं। रूमी बड़ा होकर अपनी हरकतों से रोमियो बन गया। ऐसे लगता था जैसे अल्लाह ताला ने बादशाह का कद काट और हुस्न भी रोमियो को दे दिया है। हैरत अंगेज तौर पर दोनों हकीम साहब को बाबा की बजाय दादाजी कहकर बुलाते थे। हकीम साहब गरीब आदमी थे। जहाँ तक मुमकिन हो सका स्कूल में दोनों को तालीम दी और फिर दोनों को अपने साथ काम पर मिला लिया। रोमियो बहुत जल्द जंतर मंतर सीख गया, मगर बादशाह कुंजहन निकला। हकीम साहब ने बादशाह को रोमियो के जिम्मे लगा दिया। वो फारिग औकात में इसे जंतर मंतर सिखाता रहता। यूं आहिस्ता आहिस्ता बादशाह रोमियो को उस्ताद बुलाने लग गया और हकीम साहब अपनी जिंदगी मुकम्मल कर दुनिया फानी से कूच कर गए और पीछे इन्होंने जो कुछ छोड़ा वो इनके कफन दफन पर लग गया। यूं बहुत जल्द रोमियो और बादशाह को अपने पेट भरने के लाले पड़ गए। कुछ दिन तक तो इधर उधर से उधार लेकर काम चलता रहा, मगर अब सब लोगों ने हाथ उठा लिए, जिसका वावेला अब बादशाह रोमियो से कर रहा था। रोमियो खुद भी परेशान था और दादाजी की बैठक को इन्होंने दफ्तर में मेज और कुर्सी और टेलीफोन रखकर बदल दिया था और अपनी तस्वीरों के साथ जली हुर्फ में अपने नाम का एक बोर्ड भी लगा दिया था, रोमियो द गोस्ट किलर। बादशाह का नाम इसने जानबूझकर नहीं लिखवाया था, क्योंकि जितनी बार भी वो जन निकालने गया था उल्टा जिनों के हाथों मार खा के वापस आया था। एक दो केसेस में तो जन इससे चिमट भी गए थे। इसके बावजूद इनके पास इक्का दुक्का केस आ रहे थे, मगर गरीब लोगों के जहाँ से इनको जन निकालने के बहुत कम पैसे मिल रहे थे। वो कुर्सी पर आलती पालती मारे बैठा था।
मेज पर पड़े बेजान टेलीफोन को घूर रहा था, जिसकी एक घंटी इनके अगले रिश्ते सब उधार चुका सकती थी। मगर वो मेज पर बेजान पड़ा सिर्फ इनका मुंह ही चुरा रहा था। उस्ताद, मुझे तो लगता है दादाजी के गुजरने के साथ ही हमारे अच्छे दिन भी गुजर गए। बादशाह ने मुंह लटकाते हुए कहा, हमारे नहीं तुम्हारे, मेरे अच्छे दिन तो शुरू ही नहीं हुए हैं। रोमियो ने एक सर्द आह भरते हुए कहा। इन दोनों की नोकझोंक के दरमियान बेजान फोन में जान पड़ गई। टन 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 घंटी बजी। बादशाह चिल्लाया, उस्ताद घंटी बज रही है। खामोश, रोमियो बोला और लपक कर जल्दी से फोन उठा लिया। हेलो, रोमियो दी गोस्ट किलर बोल रहा हूँ। साहब, एक मसला है, मेरे बच्चे को जिन चमट गए हैं। एड्रेस लिख लो और जल्दी से आ जाओ। और एक निस्वानी आवाज़ फोन से निकली। हाँ हाँ, हमारे पास सब मसाइल के हल मौजूद हैं, पता लिखवाओ, हम अभी आते हैं। औरत ने पता लिखवा कर फोन काट दिया। उस्ताद, आवाज़ से तो खाते पीते घर आने का केस लग रहा है। बादशाह, जो रोमियो के सर से सर लगाए सिर्फ गुफ्तगू सुन रहा था, मचलते हुए बोला, अरे चल, एक्सरे की मशीन बैग उठा, कहीं जिन ऐसे ही बोर होकर खुद ना निकल जाए। वो दोनों जल्दी से तैयार होकर रोड पर आए और टैक्सी पकड़कर मतलूबा एड्रेस पर पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ी हवेली थी जिसका दरवाजा बंद पड़ा था। बादशाह ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाना चाहा, मगर दरवाजे का कवाड़ इनकी पहुंच से दूर था। रोमियो ने कवाड़ पकड़कर जोर से दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर में एक औरत ने आकर आवाज दी, कौन? जिन, मेरा मतलब जिन। रोमियो ने घबराते हुए जवाब देने की नाकाम कोशिश की। क्या? खुलते दरवाजे के पीछे से हैरत में डूबी हुई आवाज आई, वो जी, मेरा मतलब है कि इतने में दरवाजा खुल गया। मगर जैसे औरत की नजर सामने खड़े बादशाह पर पड़ी, फौरन बोल उठी, तुम बैठे क्यों हो? अरे क्या काम है? बादशाह ने लटके हुए मुंह से दरवाजे की दूसरी तरफ खड़े रोमियो को देखा। वो और सर झुका लिया। वो जी, ये बैठा नहीं है, ये है ही इतना, और हम जिन निकालने वाले हैं। शायद आपने हमें फोन किया था। रोमियो ने सामने आते हुए कहा। आप लोग जिन निकालने वाले हो? इसने हैरत से सवाल किया। खैर, शक्लों से आमिल कम और उचक्के ज्यादा लगते हो, मेरे पीछे आओ। और वो पीछे को मुड़कर चल पड़ी। पाशा और रोमियो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। बड़े शहर में चारपाइयाँ एक कतार में पड़ी थी। इसने चारपाई पर लेटे हुए एक बूढ़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ जाओ, मेरे ससुर आपको बताएंगे सारी कहानी। वो दोनों बूढ़े को सलाम करके सामने एक चारपाई पर बैठ गए। बूढ़े ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, बेटा, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं बाबा जी, सीधा सीधा आपका एड्रेस था। आप कौन सा पुरानी दिल्ली के बल्लीमाल मोहल्ले में रहते हैं भला, जो ढूंढने में मुश्किल होती? रोमियो ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। हवेली के पीछे एक पुराना मकान है, बरसों से बंद पड़ा है। कल मेरा पोता अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था कि गेंद इस घर में चली गई, और इसके दोस्तों के बकौल जब वो गेंद उठाने गया तो अंदर एक बच्चा वो गेंद उठाए खेल रहा था। मेरे पोते ने गेंद मांगी तो इसने इनकार किया। मेरे पोते ने इसे थप्पड़ मारकर गेंद छीन ली और वो बच्चा फौरन गायब हो गया। मगर मेरे पोते की शक्ल बदल गई और इसकी आवाज़ भी, और इसके दोस्त डरकर भाग गए और सारी तफसील बताई। जब मैं इसे लेने गया तो इसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मकान के ऊपर बंदरों के जैसे इधर उधर उछल रहा था और मेरे बुलाने पर कहके लगाता था, बेटा, अभी तक वो इधर ही है, जाओ इसे ले आओ। बाबा जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आम तोड़ना है कि जाओ और तोड़ कर ले आओ। मुश्किल काम लग रहा है, जान भी जा सकती है, पैसे लगेंगे, नहीं तो हम जा रहे हैं। बादशाह बैग उठाकर दो छोटे छोटे कदम उठाते हुए बोला, पैसों की फिक्र ना करो, मुंह मांगी रकम दूंगा, बस मेरे पोते की जान छुड़ा दो। बूढ़े ने मिन्नत करते हुए कहा, ठीक है बाबा जी, हम अब वहीं चलते हैं, आप हमारा इंतजार करो, वहाँ कोई नहीं आएगा। ये कहकर रोमियो उठ खड़ा हुआ और हवेली के पिछवाड़े में मकान की तरफ चल दिए, जहाँ इनका पोता बंदरों की तरह उछल कूद कर रहा था। मकान काफी पुराना और टूटा फूटा था, देखकर ही वहशत होती थी। मकान के अंदर जाने के लिए बताया गया वाहिद दरवाजा बंद था, मगर जो ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद चरचराहट के साथ खुल गया। बादशाह डर के मारे रोमियो की टांगों से चिपक गया और बोला,
ایسے خوش آمدید کہنے والے بھوت میں اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ فکر نہ کرو بادشاہ، اگر وہ بلا رہے ہیں تو مل لیتے ہیں۔ رومیو گھر کے اندر داخل ہو گیا، جہاں سامنے سینڈ میں پلاسٹک کی شاید وہ گیند پڑی تھی جسے وہ بچہ اٹھانے آیا تھا۔ ابھی وہ کھڑے گھر کا جائزہ لے ہی رہے تھے کہ چچاہٹ کی دوسری آواز کے ساتھ ہی دروازہ پہلے کے جیسے بند ہو گیا۔ استاد، بہت مار پڑنے والی ہے، بادشاہ پھر سے بڑبڑایا۔ چپ کر جا خدا کے واسطے، رومیو غصے سے بولا۔ اتنے میں سامنے پڑی گیند خود بخود اچھلنے لگ گئی۔ اچھلتے اچھلتے گیند ایک کمرے میں چلی گئی۔ رومیو بادشاہ کو وہیں رکنے کا کہہ کر خود گیند کے تعاقب میں چل پڑا۔ کمرے کے اندر اس نے جھانک کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، اور کمرہ ایک دوسرے کمرے سے ایک دروازے کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ گیند اس کے سامنے اچھل رہی تھی، پھر اچھلتے اچھلتے اس کے سامنے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ رومیو نے زیر لب کچھ پڑھ کر خود پر پھونک ماری اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں روشن دان نہ ہونے کی وجہ سے دن میں بھی اندھیرا تھا، اور اس کے سامنے کمرے کے کونے میں ایک بچہ جس کی عمر 9 سال ہوگی دوسری طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ رومیو بچے کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکا، پورے کمرے میں ایک نظر دوڑائی، پھر پیار سے بچے کو آواز دی، بیٹا وہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں آؤ، میرے پاس آؤ۔ آواز سن کر بچہ پلٹا۔ بچے کی شکل دیکھ کر رومیو کا دل دھک سے رک گیا۔ خوف کی ایک لہر سرسراہٹ کرتے ہوئے اس کے پورے جسم میں پھیل گئی۔ بچوں کی آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں اور چہرے پر تھپڑوں کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ رومیو بچے کی حالت دیکھ کر سمجھ گیا کہ کوئی ظالم مخلوق نے اس کو پکڑ رکھا ہے، اور وہ بولا، بیٹا یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کس نے مارا ہے تمہیں؟ رومیو نے پچکارتے ہوئے کونے میں موجود بچے سے پوچھا۔ ہا 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 ہا، اچانک بچے نے ایک خوفناک کہکا مارا۔ اسے میں نے مارا ہے، ایک خوفناک آواز گونجی۔ کیوں؟ آپ نے کیوں مارا ہے اسے؟ دیکھو کتنا پیارا بچہ ہے، اور تم نے اس کا کیا حال کر دیا ہے؟ رومیو نے پوچھا۔ ہمارے گھر میں اس کی گیند آئی تھی، مجھے گیند پسند آ گئی تو میں کھیلنے لگ گیا، پھر یہ ہمارے گھر بلا اجازت آ گیا اور مجھ سے گیند چھین لی، اور جب میں نے اسے روکا تو اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ پھر میں نے اپنا بدلہ لیا اور اس کو پکڑ کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ بچے کی ہولناک آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ چلو اس کی اتنی سزا کافی ہے، میں اسے لینے آیا ہوں، بچے کو چھوڑ دو، رومیو نے پرسکون لہجے میں کہا۔ بچہ نہیں جائے گا، تم چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہیں بھی اس ٹھگنے سمیت یہیں قید کر لوں گا۔ اس کا اشارہ بادشاہ کی طرف تھا۔ جاؤ اس سے پہلے کہ مجھے غصہ آ جائے، نکل جاؤ ہمارے گھر سے، میرے ماما بابا آنے والے ہیں، اور انہوں نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو مارے جاؤ گے۔ بچے نے غصے سے بولتے ہوئے کہا، دیکھو اسے چھوڑ دو، یہ پھر تمہارے گھر نہیں آئے گا، اور گیند بھی تمہاری۔ اب ٹھیک ہے، رومیو نے کہا، نہیں جاؤ یہاں سے۔ بچے نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے جو لمبے ہو کر رومیو کی گردن تک پہنچ گئے۔ جیسے ہاتھ رومیو کی گردن کو لگے، بچے کو ایک زور کا جھٹکا لگا، اور بچہ اپنا ہاتھ مسلتے ہوئے اچھلنے لگا، جیسے استاد سے ڈنڈا کھانے کے بعد بچہ اچھلتا ہے۔ اب میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، چھوڑ دو اسے، ورنہ تمہیں میں قید کر کے اندھے کنویں میں لٹکا دوں گا۔ رومیو نے اپنا لہجہ کڑک کرتے ہوئے کہا۔ کبھی نہیں، بچہ ضد کرتے ہوئے بولا، اور پھر اچھل کر دیوار سے بندر کی طرح چپک گیا، پھر وہاں سے چھلانگ لگا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ رومیو بھاگ کر اس کے پیچھے لگ گا، مگر بچہ چھلاوے کے جیسے پل بھر میں غائب ہو چکا تھا۔ اب پھر رومیو کے آگے ایک بار پھر وہی گیند اچھل رہی تھی۔ رومیو نے بھاگ کر گیند کو پکڑ لیا، لیکن غیر مرئی طاقت نے زور لگا کر وہ گیند رومیو کے ہاتھوں سے چھین لی۔ رومیو غصے سے زیر لب پلٹتے ہوئے اچھلتی گیند کی طرف بڑھا اور گیند کو پکڑ لیا۔ اب کی بار کسی نے رومیو کی کلائی پکڑی۔ رومیو نے دوسرے ہاتھ سے نظر نہ آنے والے کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے آیا جہاں بادشاہ کھڑا تھا۔ رومیو نے جلدی سے کہا، دائرہ لگاؤ۔ بادشاہ نے بیگ میں موجود ڈبے سے سرخ رنگ کا سفوف نکالا اور دائرے کی شکل میں زمین پر بکھیر دیا۔ رومیو اب غیر مرئی مخلوق کو دائرے کے اندر کھینچ رہا تھا، مگر وہ مخلوق رومیو کو مستقل پیچھے دھکیل رہی تھی۔ بالآخر رومیو اندیکھی مخلوق کو دائرے میں کھینچ کر لانے میں کامیاب ہو گیا۔
अब दायरे के अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो गई थीं, मगर अभी तक कोई वजूद जाहिर नहीं हुआ था। रोमियो ने अपनी आंखें बंद की और एक बार फिर जेरे लग जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। दायरे के अंदर काले रंग का धुआं भरना शुरू हो गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये धुआं छटने लगा और उसके साथ ही दायरे में एक बच्चा, जिसकी जल्द हाथी के जैसे खुरदुरी थी, चेहरे पर सियाह काले बाल, हाथों के नाखून बड़े हुए, दायरे में दहकती आंखों के साथ बैठा रोमियो को घूर रहा था। बोल, अब छोड़ेगा बच्चे को या बोतल में डालकर अंधे कुएं में फेंक दूं? रोमियो ने जाहिर होने वाले जिन के बच्चे को डांटते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन आइंदा से कोई हमारे घर ना आए और वो गेंद भी मेरी है। उस जिन के बच्चे ने रूठे हुए लहजे में कहा, तुम्हें और भी गेंदें मिल जाएंगी, मगर भूल कर भी इस बच्चे को ना देखना। अब चलो बच्चे को यहाँ ले आओ, रोमियो ने कहा। थोड़ी देर में मकान के कमरे से एक बच्चा भागता हुआ बाहर आया और हैरानी से रोमियो और बादशाह को देखने लग गया। बेटा जाओ अपने घर, आपकी मम्मा और दादा इंतजार कर रहे हैं। बच्चा रोमियो की बात सुनकर हवेली की तरफ भाग गया। तुमने अपना वादा निभा दिया और अब मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। किसी को परेशान मत करना, वरना याद रखना, रोमियो अपनी बात नहीं दोहराता। फिर रोमियो ने अपने हाथ से दायरे को मिटाना शुरू कर दिया और फिर जैसे ही वो दायरे का निशान मिटा, वो बच्चा गधे के सर से सींगों की तरह गायब हो गया। रोमियो हाथ झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। थोड़े फासले पर पड़ी गेंद एक बार फिर से उछलने लग गई, मगर अब की बार हवा में हल्के हल्के कहके भी गूंज रहे थे। रोमियो ने बच्चे के दादा को मकान के सामने एक दीवार तामीर करने का कहा, ताकि कोई इस घर में भूले भटके से भी ना जाए, और कुछ प्लास्टिक की गेंदें वहां फेंकवाने का कहा। इतने में बच्चा भागता हुआ आया और रोमियो से बोला, अंकल आप मेरे साथ क्रिकेट खेलेंगे? मुझे शाहिद आफरीदी बनने का बहुत शौक है। बच्चे की बात सुनकर सब खिलखिला उठे। फिर बूढ़े मियाँ ने हरे रंग के नोटों की एक गड्डी निकालकर रोमियो को शुक्रिया के साथ थमा दी, जिसे बादशाह ने जल्दी से उचक लिया। रोमियो बूढ़े मियाँ से इजाजत देकर वापस दफ्तर को चल पड़े, जहाँ वो फिर किसी और केस के इंतजार में बैठ गए। जी दोस्तों, आज की कहानी रोमियो द गोस्ट किलर में जिन का बच्चा। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा। जी दोस्तों, तो आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक किया करें और कमेंट्स किया करें और मुझे बताया करें आपको किस तरह की कहानियाँ अच्छी लगती हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराबर मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज़ाना इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी, इसी तरह अच्छे और सच्चे किस्से आप लोगों को सुनाती रहूँगी। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें, कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।